हमारे शरीर के ऊपर कई सारे एनर्जी पॉइंट्स आए हुए हैं, शक्ति केंद्र जिसको हम कह सकते हैं। ये शक्ति केंद्र जो होते हैं उसमें अगर इलाज किया जाए, दबाव दिया जाए उसको या स्टिमुलेट किया जाए, तो वो कई सारी बीमारियों को ठीक करते हैं। उसके अलावा अगर बीमारी ना हो तो भी वो अपने अंदर के अवयव जो है उसको अच्छी तरीके से कार्यरत करने का काम करते हैं। यानी ये शरीर के अंदर की शक्ति को मेंटेन करने का काम करते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो तो ही आपको एक्यूप्रेशर लेना है, या बीमारी होने के बाद में ही आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल रोज की जिंदगी में प्रिवेंशन के लिए, वेलनेस के लिए, हेल्थ मेंटेनेंस के लिए भी कर सकते हैं। तो ये काफी आसान शास्त्र है, कोई भी इंसान सीख सकता है। इसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हर एक इंसान इसको सीख सकता है। इस तरीके का ये शास्त्र है। ये बेसिकली चाइनीज विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध है, 5,000 साल पुराना शास्त्र है, जिसको मेरिडियन एक्यूप्रेशर कहते हैं। इसमें पूरे शरीर के ऊपर पॉइंट्स आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे एनर्जी पॉइंट्स, सर से लेकर के पांव तक ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स आए हुए हैं। ये पूरे शरीर भर में फैले हुए होते हैं। ये 5,000 साल पुरानी पद्धति है, चीनी विज्ञान है ये। मेरिडियन एक्यूप्रेशर जिसको कह सकते हैं, या टीसीएम यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जिसको कहा जाता है। ये सबसे मूलभूत एक्यूप्रेशर शास्त्र है, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर। अगर दबाव दिया जाए तो एक्यूप्रेशर होता है, सुई चुभाई जाए इन पॉइंट्स के ऊपर तो एक्यूपंक्चर होता है। बस इतना ही अंतर है प्रेशर पंक्चर में। इसमें ये एक पद्धति हो गई टीसीएम, मेरिडियन एक्यूप्रेशर। उसके बाद में दूसरी पद्धति है शियात्सु, जिसमें यही सारे पॉइंट्स होते हैं लेकिन दबाव देने का तरीका अलग होता है। टीसीएम में हम लोग उंगली से या अंगूठे से दबाव देते हैं। शियात्सु में हम लोग हाथ की हथेली से या पंजे से या नकल से या फिर एल्बो से भी दबाव दे सकते हैं, तो उसको शियात्सु पद्धति कहते हैं। न्यूरोथेरेपी में यही पॉइंट्स होते हैं लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है। दबाव देने के लिए पैरों के पंजे का इस्तेमाल किया जाता है, या पैर के उंगलियां या अंगूठा या पैर की एड़ी या पैर का पंजा, यानी पैरों से स्टिमुलेट किया जाता है पॉइंट्स को, जिसको न्यूरोथेरेपी कहते हैं। चौथी पद्धति है रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसको जोन थेरेपी भी कहते हैं, जिसमें हाथ और पैर के पंजे के ऊपर पूरे शरीर के पॉइंट्स आए हुए हैं। और लेफ्ट हैंड के पर लेफ्ट साइड की बीमारी के लिए काम में आता है, राइट साइड की शिकायत के लिए राइट हैंड इस्तेमाल किया जाता है या राइट लेग इस्तेमाल किया जाता है। इसको जोन थेरेपी या रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। ये भी काफी पुरानी पद्धति है। और सबसे नजदीक नई पद्धति जो है वो है कोरियन एक्यूप्रेशर, जिसमें हाथ और पैर के पंजे के ऊपर ही पॉइंट्स है लेकिन एक हथेली के ऊपर पूरा शरीर है। यानी आपको लेफ्ट साइड का तकलीफ हो या राइट साइड का, आप एक हाथ के पंजे के ऊपर पूरे शरीर के पॉइंट्स दे सकते हैं। जबकि रिफ्लेक्सोलॉजी में अगर हार्ट की शिकायत है तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना है, लीवर की शिकायत है तो राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। यानी राइट साइड की बीमारी के लिए राइट हैंड, लेफ्ट साइड की बीमारी के लिए लेफ्ट हैंड। लेकिन कोरियन में आप कोई भी हथेली का या कोई भी पंजे का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ या पैर का। ऐसी ये अलग अलग पद्धतियां हैं, जिसमें से हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो ये मेरिडियन पद्धति, जिसको टीसीएम कहते हैं, जिसमें पूरे शरीर भर के पॉइंट्स होते हैं। ये सबसे पुरानी पद्धति है। इसमें कई सारी अलग अलग किस्म की बीमारियों के लिए ये काम में आता है, लेकिन बीमारी ना भी हो तो ये हेल्थ मेंटेनेंस के लिए काम में आता है। यानी अगर आपको तकलीफ नहीं है लेकिन आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये प्रिवेंशन के लिए काम में आता है। और इसी के लिए ये सीखना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं। आप कहीं पे भी कोई भी बीमारी के लिए चले जाओ डॉक्टर के पास में, तो 200-500 रुपए किधर चले जाते पता ही नहीं चलता है। नॉर्मली डॉक्टर की फीस और दवाई में ही 500 रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर वो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन या बाकी की कुछ टेस्ट वगैरह लिखते हैं तो 2-3 हजार रुपये और लग जाते हैं। यानी अगर 2-3 दिन भी बुखार उतरता नहीं है तो आपको 5,000 का खर्चा कहाँ चल लग जाता है पता भी नहीं चलता है। तो ये एक्सपेंसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, दवाइयाँ महंगी होती जा रही है, और जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है लेकिन हमारे रोज की जिंदगी में मेडिकल एक्सपेंसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं। और ये दवाइयाँ ज्यादातर केमिकल बेस्ड होती है, जिसकी वजह से कई सारी साइड इफेक्ट्स होती है। और आपको ये जान के ताजुब होगा कि दुनिया में जितनी भी मौत होती है उसमें से 10 मुख्य वजह जो देखी जाए मौत की,
तो जैसे हमें पता है कि जैसे हार्ट अटैक से मौत होती है, कैंसर जैसी बीमारियों से मौत होती है, तो ऐसी तो वजह हमें पता है। लेकिन तीसरे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण वजह है दवाइयों के साइड इफेक्ट्स। यानी जो दवाइयाँ हम लोग चने कुरमुरे की तरह बेहिचक खाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये हमें हेल्थ देने का काम करती है या हमारी हेल्थ को मेंटेन करने का काम करती है, लेकिन वास्तव में वो अंदर ही अंदर हमारे दूसरे अवयवों को खराब करके मौत की वजह भी बन सकती है। तो ऐसे वक्त में हमें दवाइयों का कम से कम जरूरत पड़े, दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े, ये हमें सीखना या उसके लिए प्रयत्न करना बहुत ही जरूरी है। आपको अगर आप देखेंगे तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, हमारे दादा परदादा, वो लोग ज्यादा दवाइयों के इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन वो लोग 70-80 साल तक हेल्दी थे। लेकिन आजकल 30-40 साल से ही दवाइयों की जरूरत पड़ने लगती है। किसी को स्पॉन्डिलाइटिस बहुत जल्दी हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, यानी छोटी छोटी उम्र में तकलीफें होने लगी है, और जिसकी वजह से दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो अगर अक्लमंद इंसान वही है जो बीमारी को आने से रोके, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप लोग अगर ये प्रिवेंटिव जर्नी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे रेडी है तो आर लिखिए। तो हम शुरू करते हैं हमारे बी योर ओन डॉक्टर, यानी आप खुद ही आपके डॉक्टर बनिए। हम कई सारे बीमारियों में अपनी मदद खुद कर सकते हैं। कई सारे तरीके से हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, बीमारी को दूर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इसकी जानकारी नहीं होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही हमें थोड़ी कोई तकलीफ होती है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं या मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले लेते हैं। तो हर बार हमें दवाइयों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो अगर आप खुद ही आपके डॉक्टर बन जाते हैं, आप अगर खुद ही अपना इलाज सीख लेते हैं, तो ये केवल आपके लिए नहीं, लेकिन आपके फैमिली के लिए भी फायदेमंद होगा। ना ही केवल आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन वेल्थ के लिए भी, क्योंकि हमारा कई सारा खर्चा जो है वो दवाइयों के पीछे चला जाता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका घर में फैमिली मेंबर्स को या आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे दवाइयाँ लेनी पड़ती हो? कोई भी बीमारी हो, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, या थायराइड है, जॉइंट पेन, एसिडिटी। उसके अलावा जो लोग बार बार बीमार होते हैं, जैसे कई सारे लोगों को बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, बुखार आ जाता है, डाइजेशन बिगड़ जाता है, और उसके लिए बार बार दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो लोग अपने फैमिली मेंबर्स को कोई ना कोई बीमारी की वजह से उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती है? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अगर बीमारी का नाम लिख सकते हैं तो, जैसे डायबिटीज है, या बीपी है, या हार्ट प्रॉब्लम, एसिडिटी, आपके कोई भी फैमिली मेंबर को या आपको किसी को भी हो, और अप्रोक्सीमेट आपका महीने भर का खर्चा उसके लिए कितना लग जाता है, अगर आपको पता हो तो? कितने लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली मेंबर को कोई ना कोई तकलीफ है, ये जिसके लिए उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती है? शुगर है, नी प्रॉब्लम है, और एसिडिटी है। ओके। हर्षा जी के हस्बैंड को डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल है। अ, हर्षा जी, मीना जी, आप लोग एक्सपेंसेस कितना होता है मंथली अप्रोक्सीमेटली, वो भी लिख लेंगे अगर आपको जानकारी हो तो? जैसे शुगर और नी प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, तो आपको महीने भर की दवाइयों का खर्चा कितना आता है? 500 रुपया, 1000 रुपया? कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता हो तो उसका खर्चा, कभी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जैसे अगर डायबिटीज वगैरह है तो हफ्ते में दो तीन महीने में 3-4 महीने में एक बार हम चेकिंग करवाते हैं, यानी साल भर में 3 से 4 बार हम लोग नॉर्मल चेकिंग करवाते हैं, ब्लड चेकिंग वगैरह। ओके, 1200 रुपये अप्रोक्सीमेटली महीने का खर्चा है, राइट? यानी करीबन आप 40 रुपया रोज का खर्चा पकड़ सकते हैं। नॉर्मली ये एक कॉमन है, जो बेसिक थिंग्स है। जितने लोग डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, या कोलेस्ट्रॉल, या थायराइड के लिए वगैरह दवाइयाँ लेते हैं, महीने का 1001 रुपया का खर्चा उनका अप्रोक्सीमेटली, एक पर्सन का। अगर घर में एक इंसान को ये तकलीफ है तो 500 से 1000 के बीच में एक
पर्सन का खर्चा ये फिक्स है मिनिमम। फिर कभी तो भी ज्यादा तकलीफ जैसे बुखार आ जाता है, डॉक्टर के पास जाना पड़े, दवाइयां लेनी पड़े, कंसल्टेशन चार्जेस, लेबोरेटरी टेस्टिंग, ये सब अलग से। लेकिन एक अंदाजन 1,000 रुपया महीने का, और बाकी का खर्चा अगर साल भर में देखा जाए तो 5-7 हज़ार रुपये का दूसरा लग जाता है, जब जब डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ता है या कुछ लेबोरेटरी टेस्टिंग, रूटीन चेकअप भी करवाना पड़ता है। तो यानी महीने का 1,000 से 1,500 का एवरेज नॉर्मली लगता है, राइट। तो अगर आप एक्यूप्रेशर सीख लेते हैं तो मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि कम से कम आप महीने का 300-400 रुपया तो आपका, यानी 20-30% आपका खर्चा बच सकता है। और लेकिन केवल खर्चा नहीं बचाना है हमें, इसकी वजह से आप ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, दवाई लेने के बाद में भी वो पर्सन हेल्दी नहीं है, वो दवाई से सिर्फ हेल्थ को मेंटेन कर रहा है। एक हफ्ता अगर आप ब्लड शुगर की दवाई ना लो, 8वें दिन आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। अगर आप कुछ दिन कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद कर दो, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। बीपी की दवाई बंद कर दो, बीपी बढ़ जाएगा। थायराइड की दवाई बंद कर दो, थायराइड बढ़ जाएगा। यानी ये दवाई केवल आपको आज के लिए काम आ रही है, आज आपने लिया तो आज का दिन आपका निकल गया, यानी ये केवल टेम्पररी मेंटेनेंस है। तो ये बात आप ख्याल में रखिएगा। तो अगर आप सच में इन सब साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसी थेरेपी या कोई ना कोई ऐसी पद्धति सीखनी होगी जिसकी वजह से आप हेल्दी भी रह सके और आपका मेडिकल एक्सपेंसेस भी कम हो सके। और इसी के चलते ये वेबिनार है, बी योर ओन डॉक्टर। आप खुद ही आपके डॉक्टर बनिए और अपना खुद का इलाज आप करिए। तो अलग अलग पद्धतियां होती हैं अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, जिसमें से एक पद्धति जो है वो TCM यानी मेरिडियन एक्यूप्रेशर पद्धति है। ये क्यों सीखना है हमें? ताकि हम इसमें, एक तो कोई दवाइयाँ नहीं होती है, हम लोग एक्यूप्रेशर सीखते हैं, हाथों से पॉइंट दबाना होता है। तो इसमें कोई हमें दवाई या केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी हमें मुंह से अंदर कुछ डालना नहीं है, राइट। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये एब्सोल्युटली सेफ है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर की जो शक्ति है उसको एक्टिवेट करता है और बीमारी को ठीक करता है। ये खर्चिक भी नहीं है, यानी इसका कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है, क्योंकि आपको केवल आपको सीखने के लिए जो खर्चा लगता है थोड़ा बहुत वही, बाकी तो आपका हाथ की उंगली और अंगूठे से ही आपको दबाव देना है, यानी आपको कोई अलग से औजार खरीदने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप बिना खर्चे से ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका कोई मेडिकल बैकग्राउंड ना हो, आपके पास में कोई मेडिकल नॉलेज ना हो, उसके बावजूद आप अपना खुद का इलाज कर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सीखने के फायदे क्या है? एक तो ये प्रिवेंशन और वेलनेस के लिए काम में आता है। अभी जिन लोगों के भी जिन्होंने भी बताया कि किसी को डायबिटीज की शिकायत है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की है, किसी को बीपी की शिकायत है, आप जो भी दवाइयां ले रहे हैं वो केवल आपको ही लागू होती है, यानी आपके लिए उसका फायदा है, आपके फैमिली मेंबर को उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपके फैमिली मेंबर को ही किसी दूसरे पर्सन को अगर डायबिटीज हो जाता है तो उसका दवाई का या उसका खर्चा जो भी रहेगा वो अलग होगा, उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, उसके डॉक्टर जो भी है वो उसको अलग से एडवाइस करेंगे। भले सेम दवाई भी हो तो भी डोसेज में बदल हो सकता है। अभी जिनको भी डायबिटीज है, आप वो डॉक्टर के पास जाइए, जब भी नेक्स्ट टाइम जाइएगा तभी पूछिएगा, या आपके फैमिली डॉक्टर को पूछिएगा कि मेरे फैमिली मेंबर को या मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है और मुझे ना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, यानी क्या दवाई मैं लूं ताकि मुझे शुगर ना हो। डॉक्टर बोलेंगे उसके लिए कोई दवाई नहीं होती है, आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप आइए, हम आपको दवाई देंगे। यानी आप प्रिवेंशन के लिए एसिडिटी की दवाई भी नहीं ले सकते, आप प्रिवेंशन के लिए डायबिटीज की नहीं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, आपको कोलेस्ट्रॉल ना हो उसके लिए कोई दवाई नहीं होती है। कोलेस्ट्रॉल होने के बाद में उसको मेंटेन करने के लिए होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल ना हो उसके लिए कोई दवाई नहीं होती है। यानी दवाइयों का शास्त्र इलनेस का शास्त्र है, उसका मतलब होता है बीमारी आने के बाद में वो शुरू होता है। जबकि एक्यूप्रेशर ये वेलनेस का शास्त्र है, यानी आपको अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लेकिन अगर आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स करते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल आपका मेंटेन हो सकता है या आप उससे बच सकते हैं। आपको डायबिटीज नहीं है तो उसके पॉइंट्स आप एडवांस में ले सकते हैं, आप थायराइड के पॉइंट्स एडवांस में ले सकते हैं। यानी प्रिवेंशन के लिए आप एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।
बीमारी आने के बाद में तो हम सारे कोशिश करते हैं, लेकिन वो केवल मेंटेन करने का काम करता है, ठीक नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो इतने लोगों को इतने सालों तक इतनी दवाइयां नहीं लेनी पड़ती थी। लेकिन वो शास्त्र केवल मेंटेन करने का काम करता है, जबकि ये जो शास्त्र है वो प्रिवेंशन और वेलनेस का काम करता है। यानी आपको अगर बीमारी नहीं है तो आपका हेल्थ अच्छा रहे उसके लिए भी ये काम में आता है, और अगर बीमारी है तो इलाज करने के लिए भी काम में आता है। ये इलाज करने से आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलती है, यानी लंबे अरसे तक आपको उसका फायदा होता है, यानी ये टेम्पररी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप दवाई ले रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं तो थोड़े दिन ले रहे हैं, तब तक कोलेस्ट्रॉल मेंटेन है। आप दर्द की गोली खा रहे हैं तो जब तक गोली का प्रभाव है तब तक दर्द कम होता है। एसिडिटी की गोली खा रहे हैं तो जब तक गोली का प्रभाव है तब तक एसिडिटी ठीक है। जैसे ही गोली का प्रभाव निकल गया आपकी तकलीफ फिर से शुरू होती है। यानी दवाइयाँ आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ देती है। आज लिया, आज के लिए फायदा हो गया। आज आपका शुगर मेंटेन हो गया, आज आपका बीपी मेंटेन हो गया, आज का कोलेस्ट्रॉल मेंटेन हो गया, आज का दर्द मेंटेन हो गया। यानी केवल आज के लिए, यानी टेम्पररी काम में आती है, शॉर्ट पीरियड के लिए काम में आती है। लेकिन एक्यूप्रेशर जड़ से ठीक करती है बीमारी को, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए काम में आते हैं, यानी लंबे अरसे तक आपको उसका फायदा होता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ट्रीटमेंट करते हैं तो वो आपको ठीक करने का भी काम करता है। ये केयर और क्योर करने का काम में करता है, यानी ये प्रिवेंशन के लिए भी काम में आता है और ये ट्रीटमेंट के लिए या बीमारी को ठीक करने के लिए भी काम में आता है। तो इसकी वजह से ये ज्यादा इफेक्टिव है। ये आसान है, छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं, कोई भी इंसान सीख सकता है, ये सारे उसके महत्वपूर्ण फायदे हैं। यानी इसके लिए आपको कोई ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत सीख करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम सबसे पहला जो देखने वाले हैं वो है दर्द से संबंधित पॉइंट। कितने लोगों को दर्द परेशान करता है आप लोगों में से? जैसे किसी ने बताया नी पेन है, किसी को लोअर बैक पेन है, वैसे किसी को कोई दर्द होता है क्या रेगुलर बेसिस पे? जैसे हेडेक हो गया, किसी को जॉइंट पेन होता है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है। कितने लोगों को दर्द परेशान करता है बार बार, आपको या आपके फैमिली मेंबर को? जो भी दर्द होता होगा आप लिख सकते हैं, जैसे नी पेन बताया मीना जी ने, वैसे और किसी को है कोई पेन? ओके, जॉइंट पेन है वनीता जी को, नीता जी को भी नी पेन है, टेल बोन का दर्द है। ओके, तो कई सारे दर्द। अब ये जरूरी नहीं कि हमें रेगुलर बेसिस पे दर्द हो, लेकिन दर्द हमें कई बार परेशान करते हैं। जैसे अचानक से दांत में दर्द हो जाता है, कान में दर्द हो जाता है। दर्द कभी बोल के तो आता नहीं है कि चलो भाई मेरा अपॉइंटमेंट है बुधवार को, मैं आऊंगा रात को 9 बजे दर्द होने वाला है। ऐसा तो होता नहीं है, वो अचानक से कभी भी शुरू हो जाता है। तो ऐसे वक्त में कई बार रात को अचानक से दर्द शुरू हो जाता है, और होता है ऐसा कि हमारे पास में पेन किलर दवाई भी नहीं है, और पूरी रात निकालनी है, और वो दर्द हमें परेशान करता है। और खास करके आप देखेंगे तो दांत का दर्द, कान का दर्द या जॉइंट पेन रात के समय बढ़ जाता है। आप डे टाइम में एक्टिविटी में होते तभी उतना दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही रात को सोते हैं और वो दर्द आपको परेशान करता है और वो रात पूरी निकालना बहुत ही भारी पड़ जाती है। तो ऐसे में अगर हमें जानकारी है पेन किलर पॉइंट के, पेन किलर दवाइयों के, दवाइयाँ सब लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जिनको एसिडिटी ज्यादा होती है या पाइल्स की शिकायत है या अस्थमा है, तो उनके लिए पेन किलर घातक होती है, उनके लिए पॉइजन बराबर होती है। तो उन लोगों को पेन किलर दवाइयाँ अवॉइड करनी होती है। तो अभी ऐसे में अगर हमें दर्द हो और दर्द कम करना है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें अगर जानकारी है तो हम पेन किलर पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर का जो पेन किलर पॉइंट है, उंगली और अंगूठे के बीच में, अगर आप अंगूठे को ऐसा नजदीक लेते हैं तो ये जो उपसा हुआ हिस्सा है इसका मध्य भाग, यानी अगर आप इस तरीके से हाथ रखते हैं तो ये जो माउंटेन वाला हिस्सा, यानी उपसा हुआ हिस्सा जो ऊपर पहाड़ के जैसा दिखता है, तो वो उसका टॉप का पॉइंट, ये जो पॉइंट। अगर आप दूसरे हाथ का अंगूठा जॉइंट, अंगूठे का ये जो मिडल जॉइंट है, ये जॉइंट का क्रीज ये क्रीज के ऊपर रखते हैं, तो अंगूठा जहां पे आता है वो पॉइंट, ये नरम गादी वाला हिस्सा है, इसके लिए ये थोड़ा पेनफुल होता है। आप यहाँ पे दबाएंगे तो आपको थोड़ा दर्द होगा, लेकिन वो दर्द कोई इंडिकेट नहीं करता है कि आपको कोई अंदर बीमारी है या कोई अवयव से संबंधित तकलीफ है। ये केवल लोकलाइज पेन है, क्योंकि हम लोग हाथ का जो इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे उसका दर्द उसकी वजह से होता है।
तो ये पेनफुल हो सकता है। तो ये पॉइंट जो है वो पेन किलर पॉइंट है। कोई भी दर्द रहेगा तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नोट किया आपने? हो सके तो आप नोटबुक पेन साथ में रखिएगा ताकि आप ये पॉइंट्स नोट डाउन करके उसका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि ऐसे आप अगर अटेंड करते हैं ना तो वो थोड़ी देर में आप भूल भी जाएंगे कि क्या सिखाया था, कौन से पॉइंट बताए थे। वो काम जब भी जरूरत होगी तभी याद ही नहीं आएगा। तो अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आप फ्यूचर में कभी भी रेफर कर सकते हैं कि ये पेन किलर पॉइंट बोला जाता है इसको। ये पॉइंट का नाम LI4 है, लार्ज इंटेस्टाइन 4। ये दर्द शामक पॉइंट है, पेन किलर पॉइंट, दर्द को कम करने वाला बिंदु। तो ये पॉइंट के ऊपर आपको दबाव देना है 30 से 40 बार, यानी आधे से 1 मिनट तक। इस तरीके से आप अंगूठा रख करके दबाव दे सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से 30 से 40 बार दबाना है। आप उंगली से भी दबा सकते हैं, आप अंगूठे से भी दबा सकते हैं। और प्रेशर कितना देना है? जितना बर्दाश्त हो सके। सामने वाले को, अगर खुद को दे रहे हैं तो हमें पता है हम कितना दबाव दे रहे हैं और जितना बर्दाश्त होगा उतना ही हम देंगे। लेकिन अब जब हम दूसरे को देते हैं तब हमें समझ में नहीं आता है कि कितना दबाव देना है। तो उसको पूछना है कितना बर्दाश्त होता है, वो उसको बोलना है ज्यादा होगा तो भी बताना। तो जितना पेशेंट को बर्दाश्त होता है उतना ही दबाव देना है, आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना नहीं है। एक्यूप्रेशर का मतलब जोर लगाना नहीं है कि ज्यादा दबाव देंगे तो ही ठीक होगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे एक्यूप्रेशर तो 15 दिन के बच्चे को भी दिया जा सकता है। तो उसको कैसा करते, तो उसको तो हल्के से मसाज करते हैं या ऊपर से स्किन के ऊपर जेंटल रबिंग करते हैं। कोई अगर 1 साल का बच्चा है तो उसको हल्के से दबाव देते हैं या जेंटल रबिंग करते हैं या मसाजिंग करते हैं। तो दबाव देना यानी जोरों का दबाव देना ऐसा जरूरी नहीं, जितना बर्दाश्त हो उतना ही देना है। और एक खास बात आपको ध्यान में रखनी है, प्रेग्नेंट लेडीज को एक्यूप्रेशर नहीं करना है। ये बात आप खास नोट कर लीजिए अपने दिमाग में भी, खास करके कि कोई भी अगर लेडी प्रेग्नेंट हो तो उसको एक्यूप्रेशर नहीं करना है। उसमें ये पॉइंट तो गलती से भी नहीं करना है शुरू के तबक्के में। एक्यूप्रेशर से नॉर्मल डिलीवरी होती है, इसके लिए एक्यूप्रेशर काम में आता है 8 महीने के बाद में। खास करके 8.5 महीने बीत जाने के बाद, आखिरी का 8-10 दिन बचा है, तभी एक्यूप्रेशर दिया जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। लेकिन पहले 8.5-9 महीने तक एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल नहीं करना है। उसको तकलीफ कोई भी हो, वॉमिटिंग ज्यादा होती हो या दर्द होता हो या कोई भी तकलीफ होती हो, प्रेग्नेंट लेडीज को एक्यूप्रेशर नहीं देना है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्यूप्रेशर के पॉइंट जो हैं वो गर्भाशय का आकुंचन प्रसरण बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से एबॉर्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये साइड इफेक्ट एक्यूप्रेशर की नहीं है, ये थेरेपिस्ट की साइड इफेक्ट है। थेरेपिस्ट की जानकारी नहीं होने की वजह से ये हुआ है तकलीफ। एक्यूप्रेशर ने तो क्लियर कट बताया कि प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्रेग्नेंट लेडीज को एक्यूप्रेशर नहीं देना है कोई भी तकलीफ के लिए। तो ये पेन किलर पॉइंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये पॉइंट कैसे काम करता है? हमारे शरीर में इंडोर्फिन नाम का एक द्रव्य होता है जो कि नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस है। हमारे शरीर में पेन किलर ऑलरेडी मौजूद है जिसको इंडोर्फिन कहते हैं। ये पॉइंट, वैसे तो एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स जो हैं वो लोकल पेन किलर का काम करते हैं। लोकल पेन किलर मतलब क्या? सर में दर्द होता है, यहाँ पे कोई एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, वो दबाएंगे तो सर दर्द के लिए काम में आएगा। कंधे में दर्द होता है, कोई एक पॉइंट दबाएंगे तो कंधे का दर्द कम होगा। तो वो लोकल पेन किलर यानी जहां पे वो पॉइंट है वहां की शिकायत के लिए काम में आता है। लेकिन ये जनरल पेन किलर है। जनरल का मतलब कहीं पे भी दर्द हो, गले में दुखता है, टॉन्सिल की वजह से पेन है, आंखों में दर्द है, कान में दर्द है, सर दर्द है, पेट में दर्द है, छाती में दर्द है, कहीं पे भी जॉइंट में दर्द है, तो भी ये पेन किलर का काम करेगा। तो इसके लिए उसको जनरल पेन किलर पॉइंट कहते हैं। और ऐसे जनरल पेन किलर पॉइंट दो ही है पूरे शरीर में, तो जिसमें से एक ये है LI4। ये जनरल पेन किलर पॉइंट कोई भी दर्द के लिए काम में आता है। तो मैं जो बता रहा था इंडोर्फिन, ये हमारे शरीर में मौजूद है और आपने कई बार उसका अनुभव लिया होगा। आपको पता नहीं है या याद नहीं होगा, लेकिन आप अभी रिकलेक्ट करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। अगर आप सोचेंगे, याद करेंगे, हम लोग बचपन में खेलते खेलते कई बार गिर जाते थे, चोट लगती थी, शाम तक हम लोग भूल जाते थे कि सुबह में चोट लगी थी। अक्सर होता ही है, लेकिन बचपन की बातें हैं, उतना याद नहीं है। लेकिन
पिछले कुछ महीनों साल का अगर आप याद करेंगे, तो जैसे आप कभी कभी सीढ़ी चढ़ते उतरते अचानक से पैर में मोच आ गई, पैर फिसल गया, रास्ते में चल रहे हैं ठोकर लग गई, आप गिर गए, चोट लग गई। ऐसा कई बार होता है। कई बार घर में आप गिर गए फिसल करके और आपको चोट लग जाती है, और एक दो दिन में आपकी चोट, आपका दर्द धीरे धीरे कम भी हो जाता है। तो कैसे दर्द कम होता है? इंडोर्फिन की वजह से आपकी वो चोट लगी थी, आपका जो दर्द हुआ था वो धीरे 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 कम होता है। जैसे अगर हम चलते चलते हमें पलंग का कोना लग गया घुटने में, तो जैसे ही हमें घुटने में कोना लग गया, तो घुटने से दर्द का सिग्नल जो है वो पहले दिमाग तक जाता है। और जैसे ही दिमाग के पास जाता है, तो दिमाग को पता चलता है कि घुटने में चोट लगी है, तो वो तुरंत से इमरजेंसी सर्विस को अलर्ट कर देता है, जाओ रेस्क्यू टीम को भेज देता है कि जाओ आपका काम पड़ गया है वहां पे, इमरजेंसी है। और उसके बाद में वो आंखों को बोलता है जरा देखो तो कितनी चोट लगी है, फिर आंखें देखती है, फिर बताती है कि खून नहीं निकला है लेकिन सूजन जैसा दिख रहा है। फिर वो हाथ को बोलता है कि जरा टटोल के देखो कितना चोट लगा है। तो फिर हम हाथ से घुटने को टटोलते हैं, तो ब्रेन को रिपोर्टिंग देता है हाथ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द है, सूजन है, खून नहीं निकला है। फिर वो पैर को सिग्नल देता है कि अभी जरा पैर हिला करके देखो। फिर हम थोड़ा पैर हिला के देखते हैं, तो पहले दर्द होता है, फिर दो चार बार हिलाने के बाद में थोड़ा दर्द कम होता है। फिर वापस से ब्रेन को, मतलब पैर जैसे ही सिग्नल देता है, रिपोर्टिंग करता है, तो ब्रेन पैर को बोलता है अभी थोड़ा पकड़ के खड़े रहने की कोशिश करो। फिर हम सपोर्ट लेकर के खड़े होने की कोशिश करते हैं। तकलीफ होती है लेकिन बाद में दो तीन कोशिश के बाद हम खड़े रह सकते हैं। उसके बाद में ब्रेन पैर को बोलता है कि अभी जरा पकड़ पकड़ के चलने की कोशिश करो। फिर हम धीरे धीरे सपोर्ट लेकर के किसी के कंधे पे हाथ रख के या दीवार पकड़ के हम चलने की कोशिश करते हैं। चार छह कदम चलते हैं, धीरे धीरे हमारा दर्द कम होता है। शाम तक हम लोग भूल भी जाते हैं कि हमें चोट लगी थी। महसूस किया है आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसा? तो ये क्यों होता है? जैसे ही आपके घुटने को मार लगा, ब्रेन को सिग्नल पहुंचा आपको इमरजेंसी की जरूरत है, तो ब्रेन ने इंडोर्फिन को वहां भेज दिया, इंडोर्फिन ने अपना काम शुरू किया, और 15-20 मिनट आधे घंटे में आपका दर्द कम होना शुरू हो गया। लेकिन हमें जैसे ही दर्द होता है, हमें सर दर्द होने लगा, तो हम क्या करते हैं तुरंत? या तो केमिस्ट के पास जाते हैं, खास करके आजकल तो घर में ही होती है पेन किलर, नहीं है तो केमिस्ट के पास में जाते हैं और गोली खा लेते हैं। जैसे ही हमने गोली खा ली, गोली जैसे ही पेट में मिक्स हो जाती है, ब्रेन तक पेन का सिग्नल आना बंद हो जाता है। अब ब्रेन को पता ही नहीं है कि आपको घुटने में दर्द हो रहा है या आपको सर दर्द हो रहा है। अभी ब्रेन को पता नहीं है तो वो इंडोर्फिन को कैसे भेजेगा? इंडोर्फिन रिलीज नहीं होता है, यानी हमारा नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो गोली के प्रभाव से हमारा दर्द कम हो गया, 6-8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटे। जैसे ही गोली का प्रभाव कम हो गया, हमें वापस दर्द का एहसास होने लगा। तुरंत से हमें याद आ गया, अरे मैंने कल वो गोली खाई थी ना, तो मेरा दर्द कम हो गया था, आज वापस गोली खा लेता हूँ। और इस तरीके से हम लोग धीरे 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 गोली के आदी हो जाते हैं। और फिर हमें रेगुलर बेसिस पे गोली लगती है। जब तक दवाई नहीं खाएंगे हमारा घुटने का दर्द कम नहीं होता है। जब तक दवाई नहीं खाएंगे हमारा कमर का दर्द कम नहीं होता है। जब तक दवाई नहीं खाएंगे हमारा हेडेक कम नहीं होता है। कितने लोगों ने ये अनुभव किया है, आपको या आपके फैमिली मेंबर को, कि बार बार दवाइयां लेनी पड़ती है, पेन किलर खानी पड़ती है, तभी जाकर के दर्द कम होता है? और इस तरीके से हम दवाइयों के आदी बनते हैं। और ये केवल पेन किलर के लिए नहीं है, ये डायबिटीज के लिए भी है, ये थायराइड के लिए भी है, ये बीपी के लिए भी है। थायराइड के हार्मोन्स लिबरेट होना अगर कम हो गए हैं, हम लोग बाहर से दवाई ले रहे हैं, तो थायराइड को काम करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए कोई मौका नहीं मिलता है। डायबिटीज के लिए हमारे नेचुरली बॉडी में इंसुलिन निर्माण होता है, लेकिन हम बाहर से शुगर की दवाई खा लेते हैं, तो पेनक्रियास धीरे धीरे अपना काम करना कम कर देता है। उसका एक सादा एग्जाम्पल अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखेंगे, तो जिनके घर में काम वाली बाई आती है, पहले आप अपना घर का काम खुद कर लेते थे, सारा काम, कितने भी मेहमान आए कुछ भी हो आप बराबर से मेंटेन करते थे। फिर आपने काम वाली बाई रखी हेल्पिंग हैंड के लिए, फिर वो घर का सारा काम संभालने लगी, वो रसोई भी करती है, अगर वो कपड़ा बर्तन भी करती है, घर का साफ सफाई भी करती है, तो आप फ्री हो गए। बाद में ये होता है कि आप अपना खुद का भी खाना बनाना हो तो आपको तकलीफ होती है। पहले आप पूरे घर का या मेहमानों का भी खाना बना लेते थे, अभी आपका खुद का करने में भी आपको तकलीफ होती है, क्योंकि आपकी आदत निकल गई, आप डिपेंडेंट हो गए काम वाली बाई के ऊपर। अगर 8 दिन काम वाली बाई ना आए, तो आपका घर का आधा काम पेंडिंग रह जाता है, क्योंकि
आपकी आदत निकल गई, आप डिपेंडेंट हो गए। और यही चीज शरीर को होती है। जब आप दवाई लेना शुरू करते हैं, आपने कोलेस्ट्रॉल की दवाई ली, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन है, जैसे ही कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद कर दी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। आपने थायराइड की दवाई ली, बाद में जैसे ही बंद कर दी थायराइड बढ़ गया। शुगर की दवाई ले रहे हैं तब तक शुगर मेंटेन है, बीपी की दवाई ले रहे हैं तब तक बीपी मेंटेन है। 2-4 दिन दवाई नहीं लो, तुरंत से आपके रिपोर्ट में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शरीर के अंदर से जो ठीक होने की प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे कम हो गई। आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स किधर दवाइयां लेते थे ज्यादा, हमारे दादा परदादा, उन लोगों को वक्त में ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता था। दवाइयों का इस्तेमाल आखिरी 10-20 सालों में बढ़ा हुआ है। आज भी आदिवासी लोग जो हैं उन लोग को कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, वहां पे कोई दवाखाना नहीं है, वहां पे कोई अस्पताल नहीं है, या मेडिसिन जल्दी से मिलती नहीं है। जंगल में या डूंगर जैसे पहाड़ों में वो लोग रहते हैं, वहां पे कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन उन लोग को जब भी तकलीफ होती है तो वो नेचुरल हीलिंग टेक्निक्स जो होती हैं, जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना, झाड़ पाले का लेप लगाना, ये सारी चीजों से, एक्यूप्रेशर, कहीं पे कुछ चुभाना है, कहीं पे कुछ सिकाई करना है, इस तरीके से वो लोग अपने आप को ठीक करते हैं। इवन सांप या बिच्छू भी काटता है उनको, तो जहर उतारने के लिए भी उनके पास में प्रोविजन है। ऐसी व्यवस्था उनके पास में है, क्योंकि उनको पता है कि निसर्ग के पास सब कुछ है। और ये नतीजा था जब भी संजीवनी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया था, जब भी लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो तभी वो जड़ी बूटी से ही, केवल सूंघने से, वो तो मुंह में भी नहीं गई थी, केवल सूंघने से उनकी मूर्छा चली गई थी। तो ऐसी जड़ी बूटियां और ऐसी पद्धतियां हमारे शरीर के, हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन हमारी जानकारी नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि हमें ये पद्धतियों का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर हम खुद ही इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो ये हमारे काम में आ सकता है। तो LI4 पॉइंट, ये पेन किलर पॉइंट जो हम लोगों ने अभी देखा। उसके बाद में है इम्यूनिटी, यानी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाला पॉइंट। आप में से कितने लोगों को या फैमिली मेंबर को बार बार सर्दी खांसी हो जाना, बार बार टॉन्सिल्स की शिकायत, साइनस की शिकायत, बुखार आ जाता है बार बार, खाने पीने में बदलाव हुए तो तुरंत से बीमार हो जाते हैं, पानी में चेंजेस हो गया तो गड़बड़ हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, क्लाइमेट में चेंज हुआ तो तकलीफ होती है? कोई है ऐसा जिनको कोई ना कोई खाने पीने से एलर्जी हो जाती है, हवामान में बदली होने की वजह से सर्दी खांसी या दमे की शिकायत हो जाती है? जो लोग बार बार बीमार होते हैं, हर छोटी मोटी बदलाव से तकलीफ होती है, तो वो प्रतिकार शक्ति की कमी दिखाता है। ओके, यस नेत्रा जी। अब देखेंगे, जितने भी बड़ी बीमारी आजकल ज्यादा जो प्रचलित है या आ रही है, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, या फिर कोविड ले लो, तो ये सारे वायरल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन जब भी आते हैं, तो उन लोगों को ही ज्यादा परेशान करते हैं जिनकी प्रतिकार शक्ति कम है। आपने कोविड में भी देखा होगा, जो लोग रोज बाहर जाते थे दूध देने के लिए, या जिनका ऑफिस ड्यूटी था, खास करके जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, पुलिस वगैरह या सर्विस सेक्टर में थे, उन लोगों को कोविड में भी, लॉकडाउन के दौरान भी उनको ड्यूटी करनी पड़ती थी। उसके अलावा जो स्लम एरिया के लेबर वर्कर्स थे, वो लोग भी बाहर मजदूरी का काम करते थे, उन लोगों को तकलीफ नहीं हो रही थी। आपने देखा होगा कोविड में एडमिट ज्यादा कौन थे? अच्छे अच्छे घर के लोग, जो कभी घर के बाहर निकले नहीं थे वो बीमार थे, और जो बाहर घूम रहे थे उन लोगों को तकलीफ नहीं थी। अभी भी चिकनगुनिया या स्वाइन फ्लू, डेंगू किन लोगों को ज्यादा होता है? मच्छर तो सभी लोगों को काट रहे हैं, तो सभी लोगों को डेंगू नहीं हो रहा है, सभी लोगों को मलेरिया नहीं हो रहा है, सभी लोगों को स्वाइन फ्लू चिकनगुनिया नहीं हो रहा है। ये किन लोगों को होता है? जिनकी प्रतिकार शक्ति कम है। तो कोई भी बीमारी होती है, जैसे आपने स्कूल में भी देखा होगा, स्कूल के बच्चे, कोई बच्चे होते हैं वो बार बार बीमार हो जाते हैं, यानी स्कूल में किसी और बच्चे को अगर सर्दी खांसी हो गई है, तो जिसकी प्रतिकार शक्ति कम है तो उसको भी सर्दी खांसी होना शुरू हो जाता है, जबकि उसने कुछ ठंडा खाया पिया नहीं है, उसके बावजूद खाया किसी और ने है, लेकिन वो बीमार हुआ, तो उसकी असर से उसके बाजू वाला भी बीमार हो गया। तो अभी 60 में से 60 के 60 बीमार नहीं हो रहे, लेकिन 5-10 बीमार हो रहे, जिनकी प्रतिकार शक्ति कम है। तो अगर जैसे हम लोग ट्रेन की भीड़ में जाते हैं, तो ट्रेन की भीड़ में कई सारे लोगों को खांसी सर्दी या बुखार की शिकायत है, तो ट्रेन के सारे लोग बीमार नहीं हो रहे, वो 5-10 लोग ही बीमार हो रहे जिनकी प्रतिकार शक्ति कम है। तो इसके लिए प्रतिकार शक्ति अगर आपकी अच्छी है,
तो चाहे जितने भी बीमारी के वायरस या बैक्टीरिया है, आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर होगी तो भी माइनर होकर के निकल जाएगी। अगर आपके सैनिक, आपका डिफेंस सिस्टम मजबूत है, तो बाहर से कितना भी हमला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा हम लोग देख रहे हैं इजराइल वगैरह कि कितना डिफेंस सिस्टम मजबूत है, तो बाहर से कितना भी हल्ला होता है उनको तकलीफ नहीं है। लेकिन जिसका अपना सिस्टम कमजोर है, वहां अपने ही लोग हमें परेशान करते हैं, जिसको मॉडर्न साइंस में ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं, कि हमारे शरीर के अंदर के अवयव हमारे शरीर के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये कभी होता है जब भी आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए, यहाँ पे पॉइंट होता है एल्बो जॉइंट पे। आप एल्बो जब भी बेंड करते हैं, तो ये एल्बो का क्रीज है, ये क्रीज जहाँ पे खत्म होता है आउटर साइड पे, आउटर साइड यानी अंगूठे वाला साइड। ये वाला side। यहाँ पे अगर दिखाऊं मैं, तो ये क्रीज है, ये क्रीज का बाहर का कोना। हाँ, जब भी आप एल्बो बेंड करते हैं ना, तो ये वाला कोना आउटर साइड, यानी अंगूठे वाली साइड का कोना। पॉइंट ढूंढते वक्त आप हाथ को बेंड कीजिए, फिर ट्रीटमेंट देते वक्त हाथ को सीधा रखिए, और फिर आप उसको दबाव दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, इस तरीके से 30 से 40 बार, यानी आधे से 1 मिनट। और ये दोनों हाथ में पॉइंट्स है, यहाँ पे भी है वैसे, यहाँ पे भी है वैसे, ये हाथ में है वैसा, ये हाथ में भी है। आप कोई भी साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकलीफ हो तो आप दिन में 2 या 3 बार भी कर सकते हैं। जनरल हेल्थ के लिए दिन में 1 बार किया तो सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको तकलीफ है, जैसे सर्दी हो गई है या बुखार आ रहा है, इम्यूनिटी आपकी वीक हो गई है, तभी आप दिन में 2 बार 3 बार कीजिए, कोई बात नहीं है। ज्यादा करने से नुकसान नहीं होगा, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सबसे फायदेकारक बात है एक्यूप्रेशर की। लेकिन अगर आपने बीपी की गोली, एक गोली की बजाय 2 गोली खा ली, आपका बीपी लो हो जाएगा। आपने शुगर की एक गोली की बजाय 2 गोली खा ली, आपका शुगर लो हो जाएगा। ओवरडोज हो जाता है उस। यहाँ पे ओवरडोज नहीं होता है, आपने 40 बार के बदले 60 बार दबा दिया या 100 बार भी दबा दिया, कोई बात नहीं। शरीर उतना ही एक्सेप्ट करेगा जितनी शरीर को जरूरत है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ये प्रतिकार शक्ति बढ़ाने की। तो ये किसको करना है? जो हेल्दी है और अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहता है, उसने भी करना है। और जिसको तकलीफ है, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, एसिडिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, तो ये कहीं ना कहीं पे अंदर की शक्ति में असंतुलन पैदा हुआ है, एनर्जी में इम्बैलेंस है। तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भी काम में आता है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी काम में आता है। आपने देखा होगा जिनको शुगर होता है, तो वो लोगों को बार बार तकलीफ होती है। इन्फेक्शन हो जाता है तो जल्दी से हील नहीं होता है, रिकवरी नहीं होती है जल्दी से, जख्म जल्दी से भरती नहीं है। तो ये क्या बता रहा है? इम्यूनिटी कम है। तो इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए तो ये नॉर्मल इंसान भी ले सकता है, और पेशेंट है वो भी ले सकता है, सबके लिए जरूरी पॉइंट है। आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। राइट, क्लियर है यहाँ तक? इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। मानसिक तनाव, ये काफी महत्वपूर्ण विषय है आज की जिंदगी में। थैंक यू हर्षा जी। हमें जितनी भी तकलीफें होती है, जो शारीरिक रूप में हमें दिखाई देती हैं, जैसे सर दर्द हो जाना, एसिडिटी बढ़ना, डायबिटीज बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, जॉइंट पेन होना, ये हमें दिखता है फिजिकल रूप में, यानी हमें शारीरिक बीमारी के रूप में वो महसूस होता है। लेकिन मैक्सिमम बीमारियों की वजह स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव और इमोशनल डिस्टरबेंसेस होता है। सर्वे के द्वारा ये पता किया गया है, 60 से 70% जो बीमारियां हैं, वो दिखाई देती है हमें शारीरिक व्याधि के रूप में, लेकिन उसकी वजह मानसिक होती है, और वो हमें पता भी नहीं होती है। कई सारे लोग ये कहते हैं अक्सर कि रात को हमें ज्यादा तकलीफ महसूस होती है, क्योंकि जब भी ज्यादा सोचते हैं तभी ज्यादा महसूस होती है।
लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक पेशेंट थे जिनका ब्लड शुगर यहाँ पे जब भी रहते थे तभी कभी 200 से नीचे नहीं जाता था। वो खाने पीने का परहेज रखते थे, वो योगा करते थे, वो वॉकिंग करते थे, सब कुछ करते थे। उसके बावजूद उनका शुगर कभी भी 200 के नीचे गया नहीं है, 200 के ऊपर ही होता था, 250 300 ही रहता था, दवाई गोली और ट्रीटमेंट के बावजूद, परहेज के बावजूद। लेकिन वो जैसे ही इंदौर जाते थे, उनका नेटिव इंदौर था एमपी में, तो वहां पे जाते थे, वहां पे वो जलेबी भी खाते थे, रबड़ी भी खाते थे, सारी मिठाइयाँ खाते थे, उसके बावजूद उनका शुगर कभी 150 और 200 से ऊपर गया नहीं था। यानी जो इंसान मुंबई में था तो उनका भी शुगर कभी 200 से नीचे नहीं आया था, सब परहेज के बावजूद। वहां परहेज छोड़ दिया तो भी वहां पे 200 के ऊपर नहीं जाता था, क्योंकि वहां पे वो मेंटली रिलैक्स होते थे। तो स्ट्रेस कितना असर करता है आप समझ सकते हैं इस बात को। आपने भी महसूस किया होगा, जब भी आप रूटीन लाइफ में होते हैं ना तभी आप ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, तभी आपका बीपी शुगर बढ़ा हुआ होता है। जैसे आप वेकेशन पे चले जाते हैं, 8-15 दिन अपने गांव चले जाते हैं या घूमने जाते हैं, वहां पे आप सबसे ज्यादा हेल्दी फील करते हैं। कभी आप दवाई लेना भूल भी जाते हैं तो भी आपको तकलीफ नहीं होती है। तो स्ट्रेस काफी महत्वपूर्ण फैक्टर है बीमारी बढ़ाने के लिए। और हमें पता नहीं है कि कई सारी बीमारियों की जड़ मानसिक तनाव है। तो इसके लिए मानसिक तनाव को कम करना बहुत ही जरूरी है। तो मानसिक तनाव कम करने के लिए एक्यूप्रेशर का ये जो पॉइंट है, PC6 यानी पेरिकार्डियम 6, ये पॉइंट जो है, ये जो कलाई की क्रीज है, इससे 3 उंगली ऊपर मध्य में आया हुआ ये पॉइंट है। ये पॉइंट के ऊपर आपको 30 से 40 बार दबाव देना है। यहाँ पे आपको टेंडन महसूस होगा, देखो ये, अगर उंगली इस तरीके से करता हूँ तो यहाँ पे ये टेंडन कड़क हिस्सा आपको महसूस होता है। तो उसके ऊपर ही आया हुआ ये पॉइंट है। ये मध्य उंगली की लाइन में आया हुआ है, 3 उंगली। इसी तरीके से आपको दबाव देना है, जैसे बाकी के पॉइंट्स को आप दबा रहे थे वैसे 30 से आप अंगूठे से दबा सकते हैं या उंगली से दबा सकते हैं, 30 से 40 बार दोनों हाथ में। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, मानसिक तनाव कम करने के लिए काम में आएगा। जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अनिद्रा की शिकायत जिनको हो, इंसोम्निया, उनके लिए भी ये काफी इफेक्टिव पॉइंट है। उसके अलावा ये घबराहट बेचैनी वगैरह हो जाती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, तो उसके लिए भी काम में आता है। यानी मानसिक तनाव से जुड़ी हुई जो भी शिकायत है, घबराहट बेचैनी हो जाना, उल्टी जैसा होना, घबराहट, छाती पे वजन रख दिया ऐसा लगता है, तो उसके लिए काम में आएगा। हिचकी के लिए भी ये पॉइंट काम में आता है। ट्रैवलिंग सिकनेस के लिए, जिन लोगों को ट्रैवलिंग के दौरान बस में वगैरह जाते हैं तो उनको चक्कर आता है या वॉमिटिंग होती है, तो ट्रैवलिंग सिकनेस जिसको कहते हैं, तो उसके लिए भी ये पॉइंट काम में आता है। बट रेगुलर बेसिस पे आपको अगर देना है तो आपको इस्तेमाल करना है ये मानसिक तनाव कम करने के लिए। तो ये ब्रेन टॉनिक के तौर पे भी काम में आएगा, यानी मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी काम में आएगा। तो ये ब्रेन से रिलेटेड पॉइंट है, इमोशन से रिलेटेड पॉइंट है, तो मानसिक तनाव कम करने के लिए, नींद लाने के लिए ये उत्तम बिंदु है। तो कोई भी स्ट्रेस कम करने के लिए ये काम में आता है। तो ये रेगुलर बेसिस पे आप ले सकते हैं, यानी आपको राह नहीं देखनी है कि स्ट्रेस मुझे है या नहीं है, या मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप अगर देखेंगे तो जैसे काम वाली बाई अगर एक दिन नहीं आने वाली है तो तुरंत से एंग्जाइटी बढ़ जाती है। अगर घर के पर्सन अगर 9 बजे आने वाले थे उसके बजाय 9:15 आ जाते हैं या 9:30 बज जाते हैं, तो तुरंत से घबराहट बेचैनी शुरू हो जाती, सोच शुरू हो जाती, क्या हुआ होगा, क्यों लेट हो गए, कुछ तकलीफ तो नहीं हुई होगी। तो ये भी आपका इमोशनल और सेंसिटिव नेचर दिखाता है। आप दोनों हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं आशा जी, ये हाथ, ये पॉइंट दोनों हाथ में है। सेम, मैं जो भी पॉइंट दिखा रहा हूँ ना वो दोनों ओर है। ये पॉइंट भी दोनों ओर है, ये पॉइंट एल्बो का भी, और ये पॉइंट भी, ये शरीर के दोनों ओर है। आप कोई भी हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों का भी इस्तेमाल एक साथ में कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर के, अगर ट्रेन आने में 2-4 मिनट लेट हो जाती है तो लोग ऊपर खड़े होकर के देखते हैं कभी तो ट्रेन दिखाई दे रही है क्या, कहीं से आ रही है क्या। तो ये एंग्जाइटी दिखा रहा है, तो ये भी तो स्ट्रेस का ही प्रकार है। तो यही सारी चीजें तो हमें बाद में तकलीफ देती है। तो हम ज्यादा जब भी सोचते हैं तो वो हमें बीमारी पैदा करता है। तो ये स्ट्रेस रिलीफ के लिए ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। तो आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेन टॉनिक भी है। तो आपकी मेमोरी बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, आपका डिसीजन पावर के लिए, यानी
ब्रेन के फंक्शन को सुधारने के लिए भी काम में आएगा, प्लस आपको स्ट्रेस रिलीफ के लिए काम में आएगा, रिलैक्सेशन के लिए काम में आएगा। तो ये रेगुलर, खास करके जिन लोगों को भी डायबिटीज है, बीपी है, एसिडिटी है, जॉइंट पेन है, माइग्रेन की शिकायत है, उन्होंने तो जरूर से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस होता ही है, और स्ट्रेस का ही नतीजा है कि वो बीमारियां उनकी ज्यादा होती है या कंट्रोल में नहीं आती है। तो उन्होंने रेगुलर बेसिस पे ये अगर करते हैं तो उनको उनकी दवाइयों के डोसेज नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो इंसान इंदौर जाकर के खाने पीने के बाद में भी उसका शुगर नहीं बढ़ता था, तो वो स्ट्रेस उसका कम हो गया था। तो अगर आपका स्ट्रेस कम हो जाता है तो आपकी दवाइयों की जरूरत भी कम हो जाएगी, आपके दवाई के डोसेज कम हो सकते हैं, अगर ये रेगुलर बेसिस पे आप पॉइंट देते हैं तो। राइट। कितने लोगों को ये साइंस इंटरेस्टिंग लगता है कि ये वाकई में काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव साइंस है, और हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आई लिखिए, जिनको सीखने का इच्छा रहे वो मी लिखिए। यस। यानी हमें पता नहीं था एक्यूप्रेशर, यानी हम लोग कब समझते थे कि ये केवल पॉइंट दबाने का शास्त्र है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल नहीं है, साइंटिफिक है। तो उसका मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। अभी हम देखते हैं इमरजेंसी पॉइंट, लाइफ सेविंग पॉइंट। ये कभी भी इमरजेंसी के लिए काम में आएगा, खास करके ऐसी इमरजेंसी जिसमें जिंदगी और मौत का सवाल आ जाता है। कई बार 2-3 मिनट काफी महत्वपूर्ण होते हैं, डॉक्टर आने तक या डॉक्टर तक लेके जाने तक, तो वो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे किसी को अचानक से चक्कर आ गया, कोई बेहोश हो गया, हार्ट अटैक आ गया, अस्थमा का अटैक आ गया, फिट्स आ गई, तो ये ऐसी शिकायत होती है कि तुरंत से कंट्रोल करना जरूरी है, या डॉक्टर आने तक उसको जान बचाना काफी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे नाक और ऊपर के होठ के बीच में ये पॉइंट जो है, ये GV26 पॉइंट इमरजेंसी के लिए काम में आता है, नाक के नीचे वाला हिस्सा। तो आप उंगली से या अंगूठे से दबाव दे सकते हैं यहाँ, बेस ऑफ द नोज, नाक के बेस में। एक पॉइंट के ऊपर 30, 40, 50, इमरजेंसी में तो आप ज्यादा बार भी दबाव दो, कोई बात नहीं। ये एक ही पॉइंट मध्य रेखा पे है। अभी तक बाकी के पॉइंट्स हमने देखा शरीर के दोनों ओर थे, दोनों हाथ में है, लेकिन ये पॉइंट सेंटर लाइन में है, तो ये एक ही पॉइंट है, नाक के नीचे। ये एक पॉइंट खास ध्यान में रखिए, और खास करके जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को हाई बीपी का प्रॉब्लम है, उन्होंने तो ये पॉइंट खास ध्यान में रखना है, या उनके फैमिली मेंबर या जिनको तकलीफ है उनको ये पॉइंट सिखा के रखो, बता के रखो, कि जब भी आपको कोई तकलीफ होती है, जैसे चलते चलते छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट बेचैनी हो रही है, सांस फूल रही है, बेचैनी लग रही है, तुरंत से ये पॉइंट दे दो। क्योंकि बीपी बढ़ गया है पता नहीं चलता है, हार्ट अटैक आ रहा है पता नहीं चलता है। तो ऐसे वक्त में हम, जब पता ही नहीं है कि बीमारी कौन सी है, हम क्या सारी दवाइयां साथ में लेकर के थोड़ी घूमते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर ये पॉइंट्स की जानकारी है तो आप अपना जान भी बचा सकते हैं, लोगों का जान भी बचा सकते हैं। तो ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है इमरजेंसी के लिए। जब भी ऐसा लगे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो आप ये पॉइंट दे सकते हैं। ये इमरजेंसी पॉइंट है। मेरे क्लिनिक के बाहर शाम के वक्त में लड़की, 8-9 साल की लड़की, मतलब बच्चे लोग के खेल रहे थे, तो 9 साल की एक लड़की खेलते खेलते गिर गई। ये मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। खेलते खेलते गिर गई, उसको क्लिनिक में लाने तक उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई, मुंह में से फेस निकलने लगा, हाथ पैर कड़क हो गए। तो वो आकड़ी जैसा प्रकार था, कन्वर्जेंस जिसको हम कहते हैं। तो वो टाइम नहीं होता है पहले डायग्नोसिस करने का, क्योंकि वो ब्लड चेकिंग वगैरह करने का वक्त नहीं है कि किस वजह से ये हुआ है जानने का। सबसे पहले तभी इमरजेंसी ट्रीटमेंट देनी होती है। तो आप हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो डॉक्टर पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं, जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। बाद में फिर निदान वगैरह के लिए प्रयत्न किया जाता है। तो पहले तो जान बचाने का या वो तकलीफ को कम करने का प्रयत्न किया जाता है। तो वैसे ही ये जो पॉइंट मैंने देना शुरू किया, 1 मिनट के अंदर उसकी आंकड़ी रुक गई, फेस वगैरह नॉर्मल हो गया, हाथ पैर ठीक हो गए। ये पॉइंट 2-3 मिनट तक दिया तो वो होश में आ गई, आंखें खोली उसने, फिर उसको बिठाया, पानी दिया पीने के लिए, थोड़ा शुगर पिल्स दिया उसको खाने के लिए, क्योंकि नॉर्मली शुगर कम हो जाने की वजह से भी होता है, और वो छोटी बच्ची थी तो कोई दूसरी कोई मेजर इंसिडेंस सस्पेक्टेड नहीं था।
बाद में फिर उसका चेकिंग वगैरह किया तो पता चला कि वो स्कूल से आने के बाद में नाश्ता वगैरह करने की बजाय सीधी खेलने लग गई थी। ऑलरेडी स्कूल में जाने के बाद में ब्रेन वर्क ज्यादा करने से ब्रेन का शुगर लेवल कम हो जाता है। उसके बाद में कुछ आपने खाया पिया नहीं और खेलने लग गए तो भाग दौड़ में शुगर लेवल और भी कम हो गया। तो उसकी वजह से उसको आंकड़ी आ गई। उसके भाई को बुखार आया था और उसको फेब्राइल कन्वर्जेंस के लिए लेके आए थे तो उसको भी ये पॉइंट दिया। उसका कन्वर्जेंस यानी आंकड़ी आना रुक गया। उसकी मम्मी को बताया कि ये पॉइंट उसको ध्यान में रखो, जब भी बुखार आएगा तो तुरंत से आप ये पॉइंट दे दो ताकि उसको आंकड़ी ना आए। और ये जरूरी नहीं कि बुखार सर पे जाने के बाद में ही आंकड़ी आए, 100 बुखार में भी आ सकता है उसको, 100 टेम्परेचर तक केवल। लेकिन 100 भी उसके लिए ज्यादा था तो उसको फेब्राइल कन्वर्जन आ गए। तो ऐसी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। जैसे एक बार मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो ब्रिज चढ़ रहा था तो मेरे आगे एक लेडी थी। तो ब्रिज चढ़ने के बाद में वो लेडी 2-4 कदम चली और एकदम से गिर गई, बेहोश हो गई। तो मैं पीछे ही था तो जैसे उस देखा कि वो गिर गई तो तुरंत मैंने वो पॉइंट देना शुरू कर दिया। और वो 1-2 मिनट में उसको होश आ गया, वो पर बैठी, पानी वगैरह दिया उसको, फिर उसको पूछा कि क्या हो गया था। तो बोला मेरे किसी रिश्तेदार का डेथ हो गया है तो मैं वहां पे जा रही हूँ, लेकिन घर में मेरे बच्चे अकेले हैं और मुझे उनका बहुत टेंशन है और वही सोचते सोचते मेरे दिमाग में टेंशन ज्यादा हो गया और मुझे कब चक्कर आ गए मैं गिर गई पता नहीं चला। यानी कैसे कैसे इंसिडेंट्स होते हैं, हमें पता नहीं है। हम बाहर से एकदम अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कैसे विचारों का चक्र चल रहा है और वो क्या प्रभाव देता है। हम लोग देखते हैं ना अक्सर कि किसी को हार्ट अटैक आ गया तो हार्ट अटैक ऑल ऑफ ए सडन तो नहीं आया है। कहीं ना कहीं पे कोई दबाव है, या तो ब्लड वेसल में दबाव है या बाहर से दिमाग का दबाव है। तो ये तकलीफ ऐसे क्रिएट हो जाती है। तो अगर हमें जानकारी है तो हम उसका जान बचा सकते हैं। अभी आप बताइए, ये मैं बात कर रहा हूँ ये भी तकरीबन 20 साल पहले की बात है। तभी तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोई मेडिकल सुविधा भी उतनी नहीं हुआ करती थी, आजकल तो अवेलेबल होते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में अगर आप सोचो ट्रेन में जा रहे हैं और किसी को तकलीफ हो जाए, या आप ब्रिज चढ़ रहे हैं या ब्रिज पे हैं या प्लेन में हैं कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं और तकलीफ हो जाए, तो तभी आपके पास में क्या प्रोविजन होता है। या आप रात को अचानक से आपको कोई तकलीफ हो जाती है तो सारी दवाइयां तो घर में मौजूद नहीं है, संडे का दिन है, डॉक्टर नहीं है अवेलेबल, तो क्या करेंगे। तो अगर हमें जानकारी है तो हम खुद का इलाज कर सकते हैं। तो केवल ये इलाज के लिए काम में नहीं आ सकता है, ये हमें जान बचाने के लिए भी काम में आ सकता है। तो इतना ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये शास्त्र ऐसा है कि अगर आप सीख लेते हैं तो आपको कभी भी काम में आ सकता है, अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए या दूसरों के लिए। तो ये इमरजेंसी पॉइंट है। GV26 या कोई भी इमरजेंसी के लिए काम में आ सकता है। अभी जैसे मैंने बताया कि ये सारे पॉइंट्स काम में आते हैं, तो ये कैसे काम करते हैं, तो इसके पीछे का साइंस क्या है। क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि एक्यूप्रेशर केवल करते हैं तब तक अच्छा लगता है, बाद में वापस से चकता। स्टेयरकेस चढ़ने पर सांस चढ़ रही है तो आपको ये पॉइंट्स तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको और भी लंग्स और हार्ट के पॉइंट भी लेना जरूरी है। क्योंकि सीढ़ी चढ़ने पर अगर सांस फूल रही है तो या तो आपका वजन ज्यादा है, या आपका हीमोग्लोबिन कम है, या आपको हार्ट या लंग्स आपके कमजोर हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो आप अगर करते हैं तो आपको ये तकलीफ कम होगी। और उसके लिए अगर आप जो बेसिक वर्कशॉप हैं, जो जिसमें ये सारे पॉइंट्स सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, तो वो अगर आप सीख लेते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे करने से आपको आपकी तकलीफ भी कम हो जाएगी और मेजर क्राइसिस भी नहीं होगी। तो ये एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था पेन किलर पॉइंट। तो पेन कैसे कम होता है, इंडोर्फिन से। तो इंडोर्फिन हमारे शरीर में ही मौजूद है, लेकिन हम उसको मौका नहीं देते, हम गोली खा लेते हैं तो पेन के सिग्नल्स दिमाग तक जाते नहीं है तो इंडोर्फिन रिलीज होता नहीं है। एक्यूप्रेशर रेगुलर करने से आपका इंडोर्फिन का लेवल बढ़ जाता है, नेचुरल पेन किलर इफेक्ट आपको मिलता है, और जिसकी वजह से आपको पेन किलर खाने की जरूरत कम पड़ती है। आपको यकीन नहीं होगा, एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल एनेस्थेसिया देने के लिए किया जाता है। जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो दांत में इंजेक्शन मारते हैं, वो सुन्न हो जाता है, आपका दांत निकालते हैं, बराबर है, वो लोकल एनेस्थेसिया हो गया। वैसे ही कोई ऑपरेशन करना है तो जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है, पेशेंट को बेहोश किया जाता है। तो वो एनेस्थेसिया देने के लिए एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी को अगर टॉन्सिल का ऑपरेशन करवाना हो तो ये LI4 और LI11 ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर एक्यूपंक्चर की निडल लगा करके स्टिमुलेशन दिया जाए तो ये हिस्सा पूरा सुन्न हो जाता है, वो टॉन्सिल वाला हिस्सा।
पेशेंट जागरूक अवस्था में है, पेशेंट कॉन्शियस है, उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो इसको एक्यूपंक्चर यानी एनेस्थेसिया से होने वाली साइड इफेक्ट से बचाते हैं। आपने देखा होगा कई बार एनेस्थेसिया के इंजेक्शन की वजह से कई सारे लोगों का डेथ होता है, उसकी साइड इफेक्ट की वजह से, वो ओवरडोसेज की वजह से या उसकी एलर्जी की वजह से। तो कितना रिस्की होता है वो दवाइयां लेना। और इसके लिए आप देखेंगे तो एनेस्थेटिस्ट हमेशा ऑपरेशन के दौरान बाजू में मौजूद होता है, पल्स बीपी चेक करते रहता है कि उसका बीपी शुगर में कुछ अप डाउन तो नहीं हो रहा है ज्यादा, यानी वो एनेस्थेसिया की इफेक्ट कभी ज्यादा तो नहीं हो रही है। तो एक्यूपंक्चर एनेस्थेसिया में कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है, पेशेंट जागरूक अवस्था में है और उसका ऑपरेशन किया जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि एक्यूपंक्चर से नेचुरल पेन किलिंग इफेक्ट मिलता है, ये इतना इफेक्टिव है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हार्ट सर्जरी भी एक्यूपंक्चर एनेस्थेसिया से की गई है लंदन में। पेशेंट का हार्ट का सर्जरी किया, पेशेंट जागरूक अवस्था में है, उसको पता नहीं चल रहा है उसका ऑपरेशन हो रहा है, यानी पेन महसूस नहीं हो रहा है, केवल एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स की वजह से। यानी ये नेचुरल पेन कम करने के लिए काम में आता है, ये उसका सबसे बड़ा फायदा है। तो हमने ये पॉइंट देखा था, तो ये इंडोर्फिन रिलीज करने को काम में आता है, यानी बॉडी का नेचुरल पेन किलर इफेक्ट बढ़ाने, पेन किलिंग इफेक्ट बढ़ाने के लिए काम में आता है। यानी हमारे शरीर के अंदर ही इलाज मौजूद है, लेकिन हम लोग मौका नहीं देते, इसके लिए वो काम नहीं करता है। हम बाहर से दवाइयां ले लेते हैं, तो शरीर का अपना खुद का इलाज करने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। फिर हमने देखा था पेन किल यहाँ पे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है। अगर आप ब्लड चेक करेंगे तो पता चलेगा कि श्वेत कणों की संख्या बढ़ गई है। श्वेत कण हमारे शरीर के नेचुरल सैनिक हैं, और अगर सैनिक ज्यादा होंगे तो बाहर से दुश्मन हल्ला नहीं कर पाएगा। तो हमारी डिफेंस सिस्टम मजबूत करने का काम डब्ल्यूबीसी करते हैं। तो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के बाद में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है। और ये सारे चेंजेस आप लेबोरेटरी टेस्टिंग में कर सकते हैं। ब्लड का चेकिंग में आपको पता चलेगा इंडोर्फिन का लेवल बढ़ रहा है, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ रहे हैं, यानी ये संपूर्ण रूप से साइंटिफिक है, ये आपको महसूस होता है। फिर हमने देखा था कि ये पॉइंट से नींद अच्छी आती है, PC6। तो एक्यूप्रेशर से सीरोटोनिन नाम का द्रव्य निकलता है। सीरोटोनिन ये नेचुरल हमारा सिडेटिव है, ट्रैंक्विलाइजर है, नींद लाने वाला सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में मौजूद होता है। अभी 10 बजे हैं, अभी जैसे ही 10:30-11 बजेंगे धीरे धीरे आपकी आंखें भारी होना शुरू हो जाएगी, आपको दिमाग काम करना कम हो जाएगा, आपके हाथ पैर शिथिल हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा अभी जब भी बिस्तर कभी मिलता है और मैं लेटूं। फिर आपको 11-11:30 बजे अपने टाइम पर धीरे 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 आपको नींद आने लगती है। वो नींद आती है सीरोटोनिन की वजह से। तो ये सीरोटोनिन हमारे शरीर में कुदरती रूप से मौजूद होता है। सुबह में हम लोग फ्रेश होते हैं तभी सीरोटोनिन का लेवल सबसे कम होता है, रात को होने तक सीरोटोनिन का लेवल बढ़ते जाता है। तो एक्यूप्रेशर से सीरोटोनिन का प्रमाण बढ़ता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा कि वो कुंभकर्ण की तरह सोते रहेगा। वो नॉर्मल लेवल तक बढ़ेगा जितना शरीर को आवश्यक है, लेकिन ये सीरोटोनिन बढ़ाने का काम करता है, जिससे आपको नींद लाने की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती। कई सारे लोग कहते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं जब तक गोली ना खाऊं मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद के लिए गोली खानी पड़ती है। एक्यूप्रेशर करेंगे तो नींद की गोली भी कम हो जाएगी, आपकी पेन किलर भी बंद हो जाएगी, एलर्जी की दवाइयां भी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि एलर्जी भी प्रतिकार शक्ति की कमी से होती है। सारे लोग धूल में जा रहे हैं तो सारे लोगों को तो धूल की एलर्जी नहीं हो रही है, धुएं की एलर्जी नहीं हो रही है। सारे लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, उनको ठंडा से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? जिसकी इम्यूनिटी वीक है, उसको आइसक्रीम खाने से तकलीफ हो रही है, ककड़ी टमाटर खाने से सर्दी हो रही है, फ्रिज का पानी पीने से सर्दी हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी लो है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम एक्यूप्रेशर करता है, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा के। फिर एक्यूप्रेशर क्या काम करता है? ये हमारे एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है, यानी कोई एनर्जी कम हो गई है, कोई बढ़ गई है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी एक थायराइड में वजन कम होता है, एक थायराइड में वजन बढ़ता है। किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, किसी को बीपी बढ़ गया है, किसी का बीपी कम हो गया है। तो कोई भी तकलीफ हो उसको बैलेंस करने का काम, यानी एनर्जी को बैलेंस करने का काम एक्यूप्रेशर करता है। कहीं पे एनर्जी में रुकावट आ गई है, ब्लॉकेजेस हो गया है। ब्लॉकेजेस कौन से? एनर्जी के ब्लॉकेज की बात कर रहा हूं मैं, हार्ट ब्लॉकेजेस की या ब्लड वेसल्स के नहीं। ब्लॉकेजेस एनर्जी में होते हैं, तो वो एनर्जी ब्लॉकेज को रिमूव करने का काम करता है। जैसे हम लोग को पाइपलाइन में कचरा अटक गया हो और लकड़ी मारते हैं और कचरे को निकाल देते हैं, फ्लो बराबर से शुरू होता है, तो ये काम एक्यूप्रेशर करता है। तो इस तरीके से यानी एक्यूप्रेशर
ये संपूर्ण रूप से साइंटिफिक शास्त्र है, ये साइकोलॉजिकल नहीं है। आप में से कितने लोग ये शास्त्र सीखना चाहेंगे अपनी सेहत के लिए, अपने फैमिली मेंबर की सेहत के लिए? इसके लिए आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान, अभी आपने देखा कितना आसानी से आप सीखे, कोई भी सीख सकता है, उतना आसान है ये। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमें सीखना चाहिए हमारे खुद के लिए, हमारी सेहत के लिए? अगर सीखने की इच्छा है तो चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर डालिए। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि यस, ये शास्त्र सीखने जैसा है और अगर हम ये सीखते हैं तो हमें या हमारे फैमिली मेंबर को उससे फायदा ही होने वाला है। सीखने में कोई नुकसान नहीं होता है और ये सीखी हुई चीज कभी वेस्ट नहीं जाती है, वो कभी ना कभी आपको काम में आती है। तो नॉलेज जो है वो कभी भी सड़ता नहीं है, ये हमेशा हमें काम में आता है। कंपलसरी नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यस, ये सीखने की वजह से हम अपने आप को और ज्यादा हेल्दी रख सकते हैं या हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। यस मिता जी, आप प्लीज अपना नाम और नंबर रखेंगे जो सीखने में इंटरेस्टेड है। नेत्रा जी, अ, आप लोगों को मैं एक ग्रुप का लिंक डालता हूँ। आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैसेज पहला जो डाला है वो इग्नोर कीजिएगा। अभी मैं जो ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ, ये मैंने ग्रुप का लिंक डाला है ना, वो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग सीखना चाहते हैं। अभी मैं वर्कशॉप की डिटेल्स भी दूंगा। ओके, ये मीता जी ने नंबर डाला है, राइट? हर्षा जी ने भी डाला है। जिन लोगों को भी सीखना है वो, ये ग्रुप का लिंक मैंने भेजा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो वर्कशॉप की डिटेल्स में शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है जानने के लिए तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं वो पहले आप देख ले। अभी हमने देखा एक एक पॉइंट देखे हमने। इम्यूनिटी के पॉइंट एक देखा, पेन किलर एक पॉइंट देखा, स्ट्रेस रिलीफ के लिए एक पॉइंट देखा हम लोगों ने, इमरजेंसी वाला एक पॉइंट देखा। लेकिन उसमें हम लोग बाकी के पॉइंट्स भी देखने वाले हैं। इम्यूनिटी के 3 पॉइंट्स हैं, तो हम लोगों ने उसमें से एक ही पॉइंट देखा है, तो हम वो तीनों पॉइंट्स वहां पे वर्कशॉप में सीखने वाले हैं। पेन रिलीफ का पॉइंट हमने एक देखा, तो पेन रिलीफ के 2 पॉइंट है, तो वो हम सीखने वाले हैं। स्ट्रेस रिलीफ के 3 से 4 पॉइंट है, वो तीनों चारों पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, जिससे स्ट्रेस भी कम हो जाए और नींद भी अच्छी आए, ट्रैंक्विलाइजर का काम करे। फिर ब्लड सर्कुलेशन के पॉइंट देखने वाले हैं, कॉन्स्टिपेशन का, डाइजेशन का, फीवर का, बाद में एलर्जी का, सूजन कम करने के लिए लाइफ सेविंग ड्रग पॉइंट्स। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हम लोग उसमें सीखने वाले हैं। यानी आपकी रोजमर्रा की शिकायतों के लिए, जिसके लिए आपको बार बार दवाइयां लेनी पड़ती है, वो सारी तकलीफों के पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं। ये बेसिक लेवल का है, केवल मेन मेन पॉइंट्स ही इसमें हम सीखने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसका इस्तेमाल हम डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। जैसे कभी स्वेलिंग आ गया तो क्या करना है, कभी एलर्जी की शिकायत है तो क्या करना है। तो ये सारे पॉइंट्स उसमें कवर होंगे। यानी आपकी रोज की जो भी शिकायत है, वो सारे पॉइंट्स अगर आप रोज करते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आपके फैमिली मेंबर को भी उसका फायदा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। ये वर्कशॉप है वो अगले संडे से शुरू होने वाला है, रात को 9 बजे। इसी प्रकार से हमारा वर्कशॉप रहेगा, 9 से 10 1 घंटा रहेगा। संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, यानी एक एक दिन छोड़ के हैं। संडे को, यानी रविवार, मंगलवार और गुरुवार, अभी आने वाला रविवार जो है, ताकि दिवाली के पहले, दिवाली के कामकाज शुरू होने से पहले
आप लोग थोड़ा सीख लो, ताकि दिवाली के साफ सफाई में अगर बदन दर्द होता है, कुछ एलर्जी वगैरह हो जाती है धुएं की वजह, धूल की वजह से, आप अपना इलाज खुद ही कर लो और आपकी दिवाली अच्छे से चली जाए। लेकिन केवल दिवाली नहीं, आपकी लाइफ अच्छे से रहे, इसके लिए ये प्रयास रहेगा कि आप ये सीखो और हेल्दी रहो। तो ये वर्कशॉप 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा। उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहेंगे, यानी आपको ग्रुप में आप डाउट्स डाल सकते हैं, आपके क्वेरीज डाल सकते हैं, यानी जो कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो उसको आपको मार्गदर्शन भी मिलते रहेगा। ये वर्कशॉप जो है ये केवल 450 रुपीज का है, 450 रुपये इसके चार्जेस है। उसका पेमेंट का क्यूआर कोड और जीपे ऑप्शन मैंने डाला हुआ है इसमें। आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और पेमेंट करके, यही मेरा जो जीपे नंबर है वही मेरा नंबर है, वो नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और आप वो ग्रुप में रहेंगे, जो रजिस्ट्रेशन ग्रुप का लिंक मैंने डाला है, तो वो ग्रुप ओपन रहेगा, तो जिसमें आप अपने कोई भी सवाल हो तो उसमें डाल सकते हैं, कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, वर्कशॉप से रिलेटेड अभी भी कोई जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको एक डॉक्टर के चार्जेस में आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिल रही है। आप सोचिए, आपको अगर एक बार अगर फीवर हो जाता है या एसिडिटी के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं या जॉइंट पेन के लिए जाते हैं, आपको कितना खर्चा लग जाता है? एक बार की दवाई का और डॉक्टर का खर्चा ही आपको 400-500 रुपया लग जाता है। और ऐसा एक ही बार नहीं होता है ना, बार बार होता है। जब भी आपको कोई भी तकलीफ के लिए जाएंगे अलग अलग खर्चे लगते ही है, और आपके फैमिली मेंबर रहेंगे तो उनको भी खर्चे लगते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि एक का इलाज करेंगे तो सबको इलाज मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो एक जन सीखेगा और घर के सारे लोगों को उसका फायदा होगा। यानी ये फैमिली पैक है। आप एक फीस भर रहे हैं और घर के सारे लोगों को उसका फायदा दे रहे हैं। और ये ऐसी चीज है कि ये आपको जिंदगी भर काम में आने वाली है। आप कई बार होटल में जाते हैं, कैसे खर्चा कर लेते हैं, कोई भी चीज ले लेते हैं, लेकिन उसमें आपको जिंदगी का फायदा कुछ नहीं होता है। आप महंगा मोबाइल खरीद लेते हैं, या आप होटल में चले जाते हैं नाश्ता करने भी, तो 200-500 रुपये आपके किधर चले गए पता नहीं चलता है। तो ये तो उससे भी कम कीमत में है। तो 450 रुपीज ये कोई बड़ी कीमत नहीं है अपनी सेहत के मामले में। जैसे अगर हमें पता है कि अगर किडनी, इसमें आपको किडनी का पॉइंट भी होगा, लिवर का पॉइंट, हार्ट का, लंग्स का, ये सारे पॉइंट्स भी आएंगे जो आप रेगुलरली मेंटेन करने के लिए काम में ला सकते हैं, आपके हार्ट को, लिवर को, किडनी को। तो उससे रिलेटेड पॉइंट भी उसमें आपको बताया जाएगा। आप सोचिए, किडनी अगर फेल हो जाती है तो किडनी ट्रांसप्लांट के कितना खर्चा लगता है, नी रिप्लेसमेंट का कितना खर्चा लगता है। यानी कोई तकलीफ आ जाती है तभी हमें पता चलता है कि हमारे शरीर की कीमत कितनी है। जब तक वो होते हैं ना, नॉर्मल है, तब तक हम उसकी कदर नहीं करते। तब तक हम लोग चाहे जैसा खाओ चाहे जैसा रहो, कोई फिक्र नहीं है। जब भी होगा तभी देखा जाएगा। लेकिन जब भी होता है तब पता चलता है कि अगर हार्ट का सर्जरी करना हो तो कितने लाख में पड़ती है, एंजियोप्लास्टी कितने लाख की होती है, लिवर की तकलीफ होती है तो ये तो ट्रांसप्लांट तो दूर की बात है, लेकिन उसके लिए रेगुलर बेसिस पे जो ट्रीटमेंट चलती है ना, वो ट्रीटमेंट का खर्चा अगर आप देखोगे तो साल साल का लाख लाख रुपया खर्चा, यानी लाख लाख रुपए की दवाइयां आपको लेनी पड़ती है वो सब बीमारियों के लिए। तो क्यों बीमारी की राह देखना, हम बीमारी के आगे ही पहले ही क्यों ना ध्यान दें। और आसान तरीका है, यानी हमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करना है, कोई दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी है। केवल पॉइंट्स दबाने से अगर हमारा शरीर सेहतमंद होता है, हेल्थ हमारी मेंटेन होती है, हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप सोचो, आपकी अगर पेन किलर दवाइयाँ कम हो जाए, आपके दवाइयों के डोसेज कम हो जाए, तो भी कितना बड़ा फायदा होगा आपका। यानी आप जितना खर्चा कर रहे हैं ना, उससे कितना गुना तो आपको रिटर्न मिलने वाला है। और वो कीमत आप पैसे में नहीं लगा सकते, आपकी सेहत की कीमत आप पैसे में नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा, कोविड के दौरान लोग ना खिड़की से पैसा फेंक रहे थे, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तभी कब पता चलता है कि पैसा कितना भी हो, सेहत नहीं आती है। राकेश झुनझुनवाला, जो कि बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे, इन्वेस्टर थे, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसको किडनी फेल हो गई और उसको एवरी अल्टरनेट डे डायलिसिस कराना पड़ता था। 65,000 करोड़ के आसामी, वो बता रहे थे कि इतने हजारों करोड़ मेरे पास में है, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ, मैं अपना दर्द कम नहीं कर सकता हूँ। और मैंने सबसे बड़ी गलती की कि मैंने केवल कमाने के ऊपर ध्यान दिया। अगर मैं मेरे हेल्थ के ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करता था तो आज मैं जिंदगी के मजे ले रहा होता।
लेकिन उसकी बजाय मुझे हॉस्पिटल में हर दूसरे दिन जाना पड़ता है और मर मर के जीना पड़ता है, यानी मरने की राह देख रहा हूं मैं। यानी आप सोचो, हजारों करोड़ होने के बावजूद अगर हेल्थ नहीं है तो वो हजारों करोड़ का कोई फायदा नहीं है। और वही इंसान अगर हेल्दी है तो उसके पास में पैसे नहीं भी है तो भी वो खुश है, क्योंकि वो बारिश का मजा ले रहा है, वो मिठाई का मजा ले रहा है, वो खाने पीने के मजा ले रहा है, वो डांस कर सकता है, वो घूमने को जा सकता है, वो फैमिली के साथ वक्त बिता सकता है, वो मजे ले सकता है जिंदगी के, क्योंकि उसकी हेल्थ अच्छी है। और अगर हेल्थ अच्छी ना हो तो सारे लोग शादी में नाच गाना कर रहे हैं, हमें चेयर पर बैठ के देखते रहना पड़ता है। सब लोग घूमने जा रहे हैं लेकिन घुटने में दर्द हो रहा है तो हम घर के बाहर निकल नहीं सकते। सब लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं लेकिन शुगर की वजह से हम मीठा नहीं खा सकते। सारे लोग फरसान वगैरह खा रहे हैं लेकिन बीपी है तो हम लोग नमकीन नहीं खा सकते। यानी आप सोचो कितना रिस्ट्रिक्शन होता है हमारी लाइफ में अगर हेल्थ अच्छी ना हो तो। और अगर थोड़े से इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा खर्चा करके थोड़ा सा सीख करके अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहती है तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। यस मीता जी, आप एक्यूप्रेशर से संबंधित है 20 साल से, बहुत अच्छी बात है। तो अगर फिर भी इसमें सीखना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छे है। आप कौन सा एक्यूप्रेशर की मेथड यूज करते हैं चैट बॉक्स में लिखेंगे? रिफ्लेक्सोलॉजी यूज करते हैं या सुजोक यूज करते हैं या मेरिडियन यूज करते हैं? ज्यादातर एक्यूप्रेशर अभी तक जो पॉपुलर था ना वो रिफ्लेक्सोलॉजी था, जिसमें केवल हाथ और पैर के कुछ पॉइंट्स होते हैं वही दबाया जाता था। उसके बाद में अभी कोरियन एक्यूप्रेशर फेमस है, क्योंकि ये सीखने के लिए आसान है, इस्तेमाल करने के लिए आसान है, तो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरिडियन एक्यूप्रेशर ये फुल राइस प्लेट है, यानी आपको जैसे पूरे शरीर को जो पोषण मिलना चाहिए वो दाल चावल भाजी रोटी में मिल जाता है, तो वैसे ही आपकी सारी बीमारियों का इलाज आपको मेरिडियन एक्यूप्रेशर में मिल जाता है। क्योंकि ये सबसे पुराना शास्त्र है और इसमें सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आपके सारे ऑर्गन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। उसके अलावा ऑर्गन से रिलेटेड के अलावा उसमें प्रतिकार शक्ति वाले, नींद लाने के लिए इमरजेंसी के पॉइंट्स, सूजन कम करने के पॉइंट्स, ऐसे अलग अलग तरीके की सारे अलग अलग बेनिफिट वाले पॉइंट्स भी इसमें अवेलेबल है। यस, सुजोक एंड रिफ्लेक्सोलॉजी। तो मीता जी, आपको जरूर से मेरिडियन सीखना चाहिए। ये तो केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में भी अगर सीखना चाहेंगे तो ये पूरे शरीर के ऊपर मेरिडियन का एक्यूप्रेशर का मेरा वर्कशॉप होता है, जो मेनली थेरेपिस्ट लोगों के लिए है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स नॉर्मली सभी लोगों को याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जो लोग ये फील्ड से रिलेटेड हैं और जिसको ये फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं और करियर है ऑलरेडी, उन्होंने अपना नॉलेज अपडेट करना चाहिए। अमृता जी भी यहाँ पे मौजूद है। अमृता जी भी कई सालों से एक्यूप्रेशर करती हैं और मेरे यहाँ पे सीखे हैं, और अभी भी वो सीखते रहते हैं, हर बार वो वेबिनार अटेंड करते हैं। तो नॉलेज ऐसी चीज है कि आप जितना भी लोगे ना उतना कम पड़ता है। और क्या होता है, हर बार हम जब सुनते हैं ना नई नई चीजें, कई बार वही चीजें हमें नया नया रास्ता दिखाई देता है, क्योंकि कुछ चीजें हम लोग भूल जाते हैं, कुछ चीजें हमें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगती है, वही चीज दूसरी बार हमें ज्यादा ध्यान में आने लगती है। तो जितना आप नॉलेज लेंगे उतना कम है। और मेरिडियन ये ऐसे ही शास्त्र है जो हमें डेफिनेटली सीखना चाहिए। तो यस स्मिता जी, आप अगर फुल मेरिडियन भी आप बाद में सीखिएगा, दिवाली के बाद उसका भी वर्कशॉप रहेगा, या अगर रिकॉर्डेड कोर्स अगर आप करना चाहें तो रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है। आप मुंबई से ही हैं राइट? शायद आप अ, मतलब अगर ऑफलाइन का अगर दिवाली के बाद प्रोविजन हुआ तो वो भी अटेंड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ऑनलाइन आप कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स भी आप ले सकते हैं। तो ये वर्कशॉप जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का है जनरल लोगों के लिए, ताकि सारे लोग उसका इस्तेमाल कर सके। तो ये कुछ 20-25 जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसका इस्तेमाल होगा, लेकिन बाकी का वर्कशॉप जो होता है उसमें फुल पॉइंट्स होते हैं, तो वो डीप लेवल पे होता है। उसमें हम 5 एलिमेंट्स थियरी, कौन सा कलर कौन से ऑर्गन के साथ में कनेक्टेड है, उसके साथ कौन सा इमोशंस कनेक्टेड है, तो ये सारी चीजें उसमें डिटेल में होती है। ऑर्गन क्लॉक थियरी होती है, यिन यांग होता है, मदर सन लो, यानी बहुत सारा डीप में है। एक्यूप्रेशर यानी केवल पॉइंट्स नहीं है, ये पूरा का पूरा एक डीप साइंस है। और जितना आप स्टडी करेंगे उतना आपको उसका एहसास होते जाता है। तो एट प्रेजेंट हम लोग ये जो वर्कशॉप कर रहे हैं ये आम इंसान के लिए, सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सके, फायदा ले सके, उस तरीके का ये वर्कशॉप है। तो ये भी आप लेकर के शुरुआत कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ये 450 रुपीज का वर्कशॉप है। और
इसमें सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आएंगे। ये पॉइंट्स आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करके अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन और वेलनेस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पेमेंट ऑप्शन दिया हुआ है, क्यूआर कोड है, जीपे है। अगर आपको वर्कशॉप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। एक 5 मिनट है हमारे पास में, तो अगर आप कुछ पूछना चाहे तो आप, सवाल अगर है तो आप पूछ सकते हैं। जिन्होंने भी पेमेंट कर दिया है वो मुझे, मेरे ये नंबर पे जो जीपे का नंबर दिया हुआ है वही नंबर मेरा पर्सनल नंबर है, वो नंबर पे आप स्क्रीनशॉट अपना नाम नंबर के साथ में भेजिए ताकि मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर सकूं। या मीता जी, वो मेरा जीपे नंबर ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, आप उसमें डाल सकते हैं। या फिर फुल मेरिडियन की फीस आप हर्षा जी, आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर देंगे। आपका नंबर डाल के रखे, आपने डाला हुआ है ना, मीता गड़ा और हर्षा गाला जी, राइट। तो हर्षा जी, आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करिएगा, मैं आपको डिटेल दूंगा। और कल चाहे तो हम फोन पे भी बात कर सकते हैं, आपको अगर फुल मेरिडियन में सीखने में इंटरेस्ट हो तो। मैं फिर से मेरा नंबर चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वो नंबर सेव कर लीजिए, जो लोग भी सेव करना चाहे। या ये 450 रुपीज, ये जो 3 दिन का बेसिक वर्कशॉप है, जनरल वर्कशॉप है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, उसके लिए है, राइट। ओके नेत्रा जी, आपका नंबर भी मैं सेव कर लेता हूँ। और आप लोग वो चैट बॉक्स में मैंने जो ग्रुप का लिंक डाला था ना, तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि उसमें वर्कशॉप की अपडेट आएगी। या इवन आप कुछ भी, अगर वो ग्रुप ओपन रहेगा यानी आपको कुछ पूछना हो, जानना हो, तो आप उसमें जानकारी ले सकते हैं। अ, या हर्षा जी, न्यूरोथेरेपी कर रहे हैं आप, राइट। तो न्यूरोथेरेपी में पॉइंट्स तो वही सारे होते हैं, लेकिन दबाव देने का तरीका पैरों से होता है। लेकिन आपको वो पॉइंट्स की डिटेल पता है कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग पॉइंट्स तो दे रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट्स कौन सी बीमारी के साथ में, कौन से अवयवों के साथ में जुड़ा हुआ है, ये जानना काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसके हिसाब से बीमारी, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है, कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, तो हम अपना निदान खुद नहीं कर सकते या उसका इलाज नहीं कर सकते। तो फिर वो कंपाउंडर वाला जॉब हो जाता है। कंपाउंडर को भी पता है बुखार के लिए कौन सी गोली देनी है, एसिडिटी के लिए कौन सी गोली देनी है, लेकिन बुखार किस वजह से है वो निदान डॉक्टर करते हैं। तो वो डॉक्टर क्राइटेरिया चेक करते हैं कि ये मलेरिया का बुखार है या टाइफाइड का है या वायरल फीवर है या टीबी है या न्यूमोनिया है। तो उसके लिए क्या क्या सिम्टम्स देखने चाहिए ये डॉक्टर को पता है। तो वैसे ही कौन से पॉइंट्स कौन सी बीमारी से जुड़े हुए हैं, क्यों देने हैं या कैसे देने हैं, तो ये पता होना जरूरी। जैसे आप खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते वक्त में आप देखेंगे तो बेसिक इंग्रेडिएंट तो रेसिपी में वही सारे होते हैं। वही तेल होता है, वही हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर, राई, जीरा, यही अजवाइन, यही सारी चीजें होती है ना तड़का लगाने के लिए। लेकिन गुजराती डिश बनाते हैं तो वो टेस्ट अलग होता है, महाराष्ट्रन डिश अलग होती है, पंजाबी डिश अलग होती है, बंगाली डिश अलग होती है। तड़के का मसाला तो वही है, लेकिन तरीका अलग अलग है, प्रकार अलग अलग है, उसका कॉम्बिनेशन अलग अलग है, उसकी सीक्वेंस अलग अलग है। तो उसी तरीके से एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स तो वही सारे होते हैं, लेकिन कौन सी बीमारी के लिए कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है, किस तरीके से पॉइंट का सिलेक्शन करना, यानी इन शॉर्ट आपको रेसिपी बनाने को आना चाहिए। रेसिपी बनाने को आता है तो कोई भी रेसिपी आप बना सकते हैं, सीखा। जैसे अगर आपको बेसिक अगर खाना पकाने का नॉलेज है, तो आप पंजाबी डिश भी बना लेते हैं, आप बंगाली डिश भी बना लेते हैं, गुजराती डिश भी बना लेते हैं। लेकिन अदरवाइज आपको हर बार यूट्यूब पे देखना पड़ेगा या तरला दलाल को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन बेसिक अगर आपको पता है तो आप कोई भी चीज अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो उसी तरीके से जब हमारे पास में कोई पेशेंट आता है, तो हमें बार बार हमारे सर को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं कि सर अभी मैं ये बीमारी के लिए कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करूं, या अभी इसको ये तकलीफ है तो मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पॉइंट का सिलेक्शन कैसे करना है। उसमें इम्यूनिटी का पॉइंट आना चाहिए कि नहीं, उसमें स्ट्रेस का पॉइंट, उसमें मेरिडियन का पॉइंट, उसमें कपल मेरिडियन का पॉइंट, फिर उसमें टिश्यू ऑर्गन का पॉइंट, इमोशनल डिस्टर्बेंस वाला कौन सा पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स कैसे लेने हैं, ये पता होना चाहिए। और उसके लिए आपको
एक्यूप्रेशर के प्रिंसिपल पता होने चाहिए। मदर सन लॉ क्या है, जेंगफू थियरी क्या है, यिन यांग क्या है, ऑर्गन क्लॉक थियरी क्या है, 5 एलिमेंट्स थियरी क्या है। तो ये एक डिटेल में शास्त्र है। तो अगर वो पता है तो आप न्यूरोथेरेपी में भी बहुत अच्छे रिजल्ट और अच्छी तरीके से ला सकते हैं। और आपको हर बार आपके सीनियर को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, अपना खुद का पॉइंट का सिलेक्शन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके मीता जी, आप जो भी नंबर से आप जीपे करेंगे ना, तो आप मुझे मेरे नंबर पे आपका नाम और कौन सा नंबर आपको व्हाट्सएप में ऐड करना है ग्रुप में, वो नंबर, नाम, आपका लोकेशन आप डालिएगा। और हर्षा जी, आपको भी जो भी क्वेरी है आप मुझे पर्सनल में मैसेज कीजिएगा, कल चाहे तो हम फोन पे बात करेंगे। आपको अगर मेरिडियन एक्यूप्रेशर सीखना है तो उसकी जानकारी मैं आपको डिटेल में दे दूंगा। ठीक है। या हर्षा जी, आप ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड है, सारे लोग होते हैं उसके लिए, लेकिन बेसिकली उसके लिए एक तो 8 से 10 लोगों का ग्रुप मिनिमम होना जरूरी है। दूसरी बात, ऑफलाइन में मेजर दिक्कत अभी आजकल ये आती है कि लोगों का टाइमिंग सेट नहीं होता है। कोई लोगों को वीकेंड्स पे चाहिए होता है, कुछ लोगों को वीकडेज पे चाहिए होता है, कुछ लोगों को आफ्टरनून में फ्री है तो कुछ लोग इवनिंग में फ्री है। तो उसकी वजह से बैचेस नहीं होती। प्लस ऑफलाइन में ओवरहेड चार्जेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि कहीं पे भी हम लोग रखते हैं तो वहाँ के रेंट, बाकी का एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। तो ऑफलाइन डिले होते जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन एनी टाइम हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर कल से शुरू करना है तो कल से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं, इतना इजीली अवेलेबल होता है। तो वो अभी आजकल आसान है। हाँ, लेकिन अगर होता है ऑफलाइन, अगर ग्रुप तैयार हो जाता है तो डेफिनेटली हम ग्रुप के लिए करेंगे। लेकिन ऑफलाइन ओवरऑल देखेंगे ना तो साल में 1 या 2 कोर्सेस होते हैं। और वही चीज अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन में एवरी मंथ होता है, यानी इतना फर्क होता है फ्रीक्वेंसी में। और ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, आपको रिकॉर्डिंग मिलता है, यानी आप उसको रिकैप भी कर सकते हैं। कुछ आपका मिस हो गया है तो आप वापस से रिपीट भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में वो ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन में जब भी सीखा तभी सीख लिया, उसके बाद में जब भी क्वेरी होगी तभी पूछेंगे, वो और बात है। लेकिन बार बार रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन ऑनलाइन में हम रिकॉर्डिंग बार बार रिपीट कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है। तो ऑफलाइन का तो मैं श्योरिटी आपको नहीं दे सकता, लेकिन यस, ऑनलाइन आप एनी टाइम सीख सकते हैं। और ऑनलाइन में तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, यानी आप आज से भी शुरू करना चाहे तो कर सकते हैं। इतना आपको रिकॉर्डिंग भेज दिया, आपने अपनी सहूलियत पे देख लिया, फिर क्वेरी रहेगी तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं वो लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। टाइमिंग, ये वर्कशॉप का जो ऑनलाइन का टाइमिंग 9 से 10 रहेगा, और 3 दिन है, रविवार, मंगलवार और सोमवार। यानी अभी आने वाला संडे, उसका अगले मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, यानी एक एक दिन छोड़ के। यानी अगर आपका एक आध दिन मिस हो जाता है तो आप दूसरे दिन रिकॉर्डिंग देख करके भी वो वापस से कवर कर सकते हैं। और नया वर्कशॉप मतलब नए दिन में वापस से आ सकते हैं। और वैसे भी हम लोग वो रिपीट भी करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, यानी आपका कुछ मिस नहीं होगा। आपका रिवीजन ही होने वाला है, रिपीटेशन ही होने वाला है, ताकि आप बराबर से वो सीख सको वो पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वेबिनार आपको पसंद आया होगा। जितनी जानकारी आपको मिली है उसका इस्तेमाल कीजिए। जो जो पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स आप रेगुलर देने की शुरुआत कीजिए। आपको जरूरत नहीं है कि बीमारी की राह देखनी है, आप ये चारों पॉइंट्स रेगुलर बेसिस पे देना शुरू कर सकते हैं। ये ना ही केवल पेन किलर के लिए काम में आएगा, ये आपके इम्यूनिटी के लिए, आपके डाइजेशन के लिए भी काम में आता है। उसके और भी कई सारे दूसरे फायदे भी हैं। तो वो हम वर्कशॉप में जब भी देखेंगे तभी मैं आपको उसके दूसरे भी बेनिफिट बताऊंगा थोड़ा डिटेल में। लेकिन अभी भी जितना बताया है, जितने पॉइंट्स गए हैं, आप करते रहो, आपको डेफिनेटली उसका फायदा दिखाई देने लगेगा। एक 8 दिन में आपको डिफरेंस दिखाई देगा, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो। लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आपको एनर्जी लेवल में आपको डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। उसका इस्तेमाल कीजिए, केवल अपने तक मत रखिए, दूसरे लोगों को भी ये पॉइंट्स बताइए। जिन लोगों को और सीखने की इच्छा है उन लोगों को आप ग्रुप की लिंक भेजिए, ताकि वो दूसरे वेबिनार अटेंड कर सके अपने टाइम पे, और अपने काम की चीज़ें उसमें से ले सके। ठीक है? और जब भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई अगर मेडिकल गाइडेंस चाहिए, आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और ये साइंस के प्रति इंटरेस्ट दिखाया। अब ये साइंस को इस्तेमाल कीजिए और सेहतमंद रहिए और दूसरे लोगों को भी सेहत दीजिए। ओके, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। गुड नाइट। टेक केयर। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।